वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी अक्षर भारती का आप लोग का स्थूल वाचन, आई थिंक ये आप लोग का लास्ट स्थूल वाचन है। व्युत्पत्ती कोश म्हणजे आपण व्युत्पत्ती कोश याच्याबद्दल आपण वाचन करू, याचा माहिती घेऊ, आपण इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलो देखते हैं व्युत्पत्ती कोश का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इयत्ता 9वीं मध्ये आपण विश्वकोशाची ओळख करून घेतली। यानी हम लोगों ने 9वीं में क्या किया है स्टूडेंट, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में विश्वकोशाची ओळख करून घेतली। यानी आप लोग का डिक्शनरी विश्वकोश, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने जानकारी ली कोणत्याही शब्दाचे वेगवेगळे संदर्भ विश्वकोशातून मिळू शकतात। यानी कोई भी संदर्भ के आपको विश्वकोश से शब्द मिलेंगे, हे आपण अनुभवले। हे शब्द तयार कसे होतात किंवा कसे तयार झाले असावेत, यानी वो शब्द तयार कैसे होता है वो हम लोग पढ़े। याची उत्सुकता आपल्या सर्वांच्या मनात असते। यानी कैसे वो तयार कहते होते हैं वो तो रहता ही है। शब्दांची उत्पत्ती पाहणे ही भाषा समृद्धीच्या दृष्टीने आनंददायी प्रक्रिया आहे, और उसी प्रकार शब्दों का भी उत्पत्ति ये भाषा का ही एक प्रक्रिया है। यानी एक सिस्टम है, ये भाषा के अंदर ये शब्द बनते हैं। एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मुलीचे नाव सई ठेवले, अगर किसी ने अपने बच्ची का नाम सई लगाया तो सई हा शब्द संस्कृत मधील सखी, सई का मतलब संस्कृत के अंदर उसका मतलब सखी होता। सखी मतलब फ्रेंड, म्हणजे मैत्रीण या शब्दावरून आलेले आहे। मतलब उस शब्द से मालूम पड़ता है सही का मतलब संस्कृत में सखी हुआ और फ्रेंड होता है। हे कळल्यावर त्याला किती आनंद होईल, इसका मतलब ये मालूम होगा तो आपके नाम का मीनिंग आपको मालूम होगा, तभी तो आप खुश हो जाओगे ना। आपल्या परिचयाचा शब्दाची उत्पत्ती कळल्यावर जो आनंद मिळतो तो विद्यार्थ्यांनाही मिळावा। यानी जो भी आनंद अपने शब्दों के बारे में जानने पे मिलता है तो सारे विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। व्युत्पत्ति कोशाची गरज, यानी ये व्युत्पत्ति कोश की ज़रूरत क्या है, वह महत्व इम्पॉर्टंट कळावे। या शब्दाची व्युत्पत्ति अभ्यासण्याची सवय लागावी, और शब्दों का उद्भव कैसे हुआ आपको मालूम होना चाहिए, इसका आप लोगों को आदत होनी चाहिए। या हेतूने इस उद्देश से स्थूल वाचन विभागात समावेश असलेला हा पाठ महत्वपूर्ण आहे। यानी स्थूल वाचन का सबसे इम्पॉर्टंट लेसन है आप लोग का। विद्यार्थ्यांना भाषेचा प्रवाहात येणाऱ्या अनेक शब्दांचा उच्चारांचे व अर्थांचे मूळ व्युत्पत्ती कोशाचा अभ्यासातून उलगडतात। मतलब जो शब्द बोलते हो, जो शब्द का मीनिंग क्या है, आपको ये व्युत्पत्ती कोश से मालूम पड़ेगा। शब्द हा एकच असतो व तो निराळ्या परिस्थितीमध्ये निरनिराळी रूपे धारण करतो। मतलब शब्द एक ही होता है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उसका नाम यानी मीनिंग बदलते रहता है। वह प्रत्येक रूपाला एक किंवा अनेक अर्थ प्राप्त होते, यानी उस रूप के हिसाब से उसका मीनिंग थोड़ा बदलते जाता है। ये विद्यार्थ्यांना समझने या पाठाचा उद्देश्य है। यानी वो शब्द अलग अलग जगह पे किस तरह से मीनिंग बदलता है उसका ही मतलब है इस लेसन का उद्देश्य। तो स्टूडेंट चला मुलांनो सुरुवात करू आपण। तर पहिला खालील संवाद वाचा, ये आपका संवाद डायलॉग। यानी देखिए कन्वर्सेशन दिया है राधा और आई का। राधा, आई हे काय आहे ग कोपऱ्यात? आई, अग ती सतार आहे। अभी माँ बोल रही है ती सतार आहे, ती आजोबांना इनाम म्हणून मिळाले महाराजाकडून, गावाकडे होती ती आज आणली आहे। तो माँ बोल रही है वो सतार है, ती वो आजोबा का है, उसको इनाम करके मिला था महाराज की तरफ से, वो गांव में पड़ा था, वो लेके आए। राधा, इनाम? इनाम म्हणजे काय ग आई? इनाम का मतलब क्या होता है माँ? आई, यानी अभी माँ बोल रही है, हंसून माँ हंस के बोल रही है,
अगं इनाम म्हणजे बक्षीस, इनाम का मतलब बक्षीस होता है. राधा, अगं माझ्या वर्गातील तनया आहे ना, तिचे आडनाव आहे इनामदार. लेकिन मेरे स्कूल के अंदर जो तनया, वो जो लड़की है उसका जो सरनेम है, आडनाव का मतलब होता है सरनेम, सरनेम उसका तो इनामदार है. आई, हो मला माहीत आहे ती, होता है ऐसा. माँ बोल रही है. राधा, इनाम म्हणजे बक्षीस, मग इनामदार म्हणजे काय. अब इनाम मतलब बक्षीस हुआ, मतलब इनामदार का मतलब क्या हुआ. आई, कसं झाला असेल ग हा शब्द तयार. फिर माँ को पूछ रही है राधा कि इस तरह से इनाम का इनामदार कैसे बना होगा. आई, थांब, आजोबाच्या खोलीत मराठी व्युत्पत्ती कोश आहे. जो आपके दादाजी है, आजोबा मतलब दादाजी, दादाजी के जो खोली के अंदर मराठी के अंदर व्युत्पत्ती कोश है, आपण पाहूया. चलो उसके अंदर देखते हो एक डिक्शनरी की तरह. त्यात इनाम शब्द कसा तयार झाला असेल, त्याची व्युत्पत्ती आपल्याला त्यात सापडेल. किस तरह से मालूम पड़ा होगा, देखिए. तो आगे देखो, इनाम, इसमें देखो क्या दिया है स्टूडेंट. देखिए, इनाम ना, कायमची देणगी, मोफत वतन, बक्षीस, प्राइज, गिफ्ट, इनाम, ग्रांट, अर, इन, अधिक, आम, बरोबर, वरिष्ठाकडून देणगी. इसका इतना मीनिंग होता है. ठीक है, देखो आगे. आई, आई क्या बोल रही है. बघितलेस का राधा, हे ते अर लिहिलेलं आहे ना, म्हणजे हा अरबी भाषेत शब्द आहे. आता आपण दार हा प्रत्यय शोधू. अब प्रत्यय, यू नो आप लोग प्रीफिक्स जानते हो ना, सफिक्स और प्रीफिक्स वही चीज़ यहाँ पे आया आप लोग को. तो ये पे देखिए प्रत्यय शोधू. दार व स्वामित्वदर्शक फारसी प्रत्यय, अ टर्मिनेशन ऑफ शोइंग पोजेशन. अब देखिए, बग, दार हा फारसी प्रत्यय है. ये कौन सा है, दार फारसी प्रत्यय दिया है. ठीक है. अब देखो, स्वामित्वदर्शक म्हणजे एखादी गोष्ट एखाद्या जवळ आहे, मतलब कोई चीज किसी के पास है, पोजेशन है, असे दर्शवणारा प्रत्यय इथे. म्हणजे इनामदार म्हणजे देखो, ये इनाम पाया हुआ व्यक्ति, इसको बोलते इनामदार. ज्याचा जवळ इनाम आहे, मतलब जिसके पास इनाम है असा अर्थ होतो. आणि दार म्हणजे एखादी गोष्ट धारण करणारा, यानी दार का मतलब होता है कोई चीज़ को अपनाने वाला, या अपने शरीर के हिसाब से या किसी बात को अपनाने वाला, वो चीज़ अर्थ घेता येईल. जबाबदार, जबाबदार हा शब्द तुला माहीत आहे ना. जो जबाबदारी धारण करतो किंवा घेतो त्याच्याकडे जबाबदारी असते, उसके पास जबाबदारी असते, तो जबाबदार, उसको जबाबदार बोलते. तसेच इनामदार म्हणजे ज्याचा जवळ इनाम आहे. इनामदार का मतलब भी जिसके पास इनाम है, किंवा ज्याने इनाम धारण केले, यानी जिसको इनाम मिला है, म्हणजे ज्याला इनाम मिळाले आहे असा म्हणून, असा माणूस, जिसको इनाम मिला ऐसा व्यक्ति, उसी को बोलते इनामदार. इसका डिटेल देखो. आई होप स्टूडेंट समझ में आया. राधा, आई माहिती किती छान आहे, आता मी नेहमी असे शब्द शोधत जाईन. बोल रही है राधा, मैं ऐसे शब्द ढूंढते रहूंगी. आगे देखिए स्टूडेंट, व्युत्पत्ती म्हणजे शब्दाचा अर्थाचा किंवा शब्दांचे मुळांचे ज्ञान, एखाद्या शब्दाच्या मुळाविषयी माहिती देणे, यानी किसी शब्द के बारे में जानकारी देना. म्हणजे व्युत्पत्ती सांगणे. असे अनेक शब्दांची व्युत्पत्तीचा संग्रह म्हणजे व्युत्पत्ति कोश. और इस प्रकार बहुत सारे शब्दों का उत्पन्न हुए एक संग्रह को व्युत्पत्ति कोश बोलते हैं. जहाँ पे शब्द जन्मे हैं, वो सारे शब्द, जन्मे हुए शब्दों को यानी एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ बुक को व्युत्पत्ति कोश बोलते हैं. भाषेत अनेक कारणांनी बदल होत जातात, यानी भाषा के अंदर किसी न किसी कारण की वजह से बदलाव आते जाता है. व्युत्पत्ति कोशात या बदलाचे मूळ आपल्याला शोधता येते, यानी किस तरह से बदलाव हुआ शब्द में आप व्युत्पत्ति कोश में देख सकते हो.
उदाहरण देखो, भाषेमध्ये इतिहासाच्या दृष्टीने जे फरक होतात ते भिन्न भिन्न काळातील भाषा बोलणाऱ्यांच्या शब्दांच्या उच्चारांचे व समाजमध्ये वापरत असलेल्या शब्दांचा होणारा अर्थोचित बदलांचे परिणाम आहेत. मतलब जो जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने जो बात बोलते गए, बात करते गए समाज के अंदर, वो धीरे धीरे वो शब्द किस तरह बदल गया, वही चीज़ व्युत्पत्ति कोश में लिखा जाता है. व्युत्पत्ति कोश या बदलांचे स्वरूप स्पष्ट करतो. यानी जो व्युत्पत्ति कोश होता है कि जो शब्द के अंदर किस तरह बदलाव हुआ उसके अंदर डिटेल में लिखा रहता है. उदाहरण देखो, मराठीतील आग हा शब्द, आग फायर जिसको बोलते हैं, हा शब्द संस्कृतमधील अग्नि, संस्कृत में इसको अग्नि बोलते हैं, यानी अग्निपासून आला, ये अग्नि से आया, ये आपल्याला व्युत्पत्ति कोशामुळे कळते. यानी ये आपको व्युत्पत्ति कोश से मालूम पड़ते हैं. भाषेत बदल होण्यामागे बऱ्याचदा सुलभीकरणाची म्हणजे सोपे करण्याची प्रवृत्ती असते. यस, अपने आप के अपने बोलने के हिसाब से आसान करने के लिए इसे हम लोग भाषा में बदलाव लाते हैं. बघा उदाहरण देखो, उदाहरण में दिया है अग्निपासून आग, अग्नि से आग शब्द निर्माण हुआ. हा शब्द तयार होण्यापूर्वी प्रकृतमध्ये अग्गी, और इससे पहले इस शब्द को अग्गी हा शब्द तयार झाला होता. हा उच्चार सोपा होत होत मराठी, हिंदी यासारख्या आधुनिक भाषात त्यापासून आग हा शब्द तयार झाला. पहले अग्गी था, अग्गी से अग्नि हुई, अग्नि से हुआ आग, फिर देखिए इस तरह से बदला हुआ. कुठल्याही दोन भाषा बोलणारे भाषक जेव्हा एकमेकांच्या संपर्कात येतात, जब देखो अलग अलग दो भाषाओं को बोलने वाले लोग आपस में संपर्क में आते हैं तो उनके शब्दों का भी थोड़ा अदलाव बदलाव होता है. तेव्हा त्यांच्या भाषातील शब्दांची देवाणघेवाण होते. कधी कधी व्याकरणिक घटकांची देवघेव होते, कभी कभी व्याकरण सहित भी घटक अदला बदली होते. या सर्वांची नोंद व्युत्पत्ति कोशामध्ये पाहायला सापडते. यानी ये सब कुछ व्युत्पत्ति कोश में शब्दों के कैसे बदलाव हुए आपको मिल जाएंगे. शब्द सिद्धि मध्ये आपण ये पातो. देखिए एक आपको दिया है, जैसे आपको एक दिया है, देखिए भाषा, मूल शब्द और मराठी शब्द. भाषा में देखिए संस्कृत भाषा में तुंड बोलते हैं, तुंड यानी ये मूल शब्द है, और तुंड का मराठी भाषा में तोंड, तोंड मतलब चेहरा, हिंदी में मैं बता रहा हूँ आप लोग को. कन्नड़ भाषा में तुप्प बोलते हैं, तुप्प. मराठी भाषा में तूप बोलते हैं, और तूप का मतलब होता है घी हिंदी में. अरबी में इत्र होता है, इत्र, और मराठी में अत्तर बोलते हैं, और हिंदी में वही आप अत्तर ही बोलते हैं. हिंदी में भी सेंट वगैरह आजकल बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट लगाना, वही अत्तर. तो स्टूडेंट ये देखिए इस तरह से बदलाव हुए हैं. काळाप्रमाणे शब्दांच्या स्वरूपात, त्यांचा अर्थात, त्यांच्या परस्पर संबंधात बदल होतात, आणि हे बदल अपर्याय असतात. निरीक्षण करा. तुमचे आजी आजोबा बोलत असलेली भाषा, तुमचे आई बाबा बोलत असलेली भाषा, तुम्ही आणि तुमच्या भावंडाची भाषा, तुम्ही आणि तुमच्या मित्रांमधील भाषा. मग आप देख सकते हो आपके मम्मी पापा की भाषा. अभी मम्मी पापा जिस तरह से बोलते क्या तुम लोग उस तरह बोलते, थोड़ा तुम लोग बदलाव करके बोलते हो. और तुम्हारे दादा दादी की भाषा तो और थोड़ा सा बदलाव होगा. उसी तरह तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम लोग जो भाषा यानी जो लैंग्वेज बात करते हो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है. उदाहरण देखो, व्हाट्सएपची भाषा, मालूम है ना, व्हाट्सएप के अंदर तो सब कुछ एक अलग ही भाषा ही होती है. वहाँ पे सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. या सगळ्यात खूप फरक आहे, हे तुमच्या लक्षात आले असेल. कधी कधी पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या शब्दाचा अर्थ हळूहळू बदलत जातो. कभी कभी पुराने ज़माने का कोई शब्द अगर होगा तो वो धीरे धीरे बदल जाता है, किंवा मूळ अर्थाबरोबर आणखी एखादा अर्थ भाषेमध्ये स्थिरावत जातो, और कोई नया उसमें मीनिंग आ जाता है. उदाहरण देखो, एक शहाणा या शब्दाचा अर्थ पूर्वी हुशार, शहाणा का मतलब इससे पहले हुशार, बुद्धिमान, चालाक असा होता. हा शब्द संज्ञान या शब्दावरून आला असावा असे व्युत्पत्ति कोशावरून दिसते, और संज्ञान शब्द से आया होगा ऐसा दिख रहा है.
आता मूल अर्थ व्यतिरिक्त शहाणाचा अतिशहाणा, शहाणा का क्या बन गया फिर अतिशहाणा असा अर्थ सुद्धा रूढ होत आहे, यानी अतिशहाणा भी बन गया. काही काळाचे याचे नोंद व्युत्पत्ती कोशात दिसण्याची शक्यता आहे. और कुछ दिन के बाद अतिशहाणा भी किधर आ जाएगा, डिक्शनरी व्युत्पत्ती कोश में आ जाएगा, बता रहा है. देखिए, एकाच अर्थाचे शब्द निरनिराळ्या संदर्भात निरनिराळे रूपे धारण करतात. उदाहरण, शब्द बघा, अर्थ एक आणि वेगवेगळ्या संदर्भात वापर देखो. वात, पवन, मारुत, समीर, अनिल, और इन सब का मतलब एक ही है, एक ही होता है, वारा. वारा मतलब हवा. हवा का इतना नाम है, वात, पवन, मारुत, समीर, अनिल. इन सब का मतलब यानी क्या होता है, वारा, हवा यानी हवा. समझ में आया? देखो, और दूसरा मीनिंग, वेगवेगळ्या संदर्भात इसको अलग अलग रूप में देखो. पवन चक्की, वात चक्की नहीं बोल सकते, अनिल चक्की नहीं बोलते, वात चक्र बोलते, समीर चक्र नहीं बोलते. तसेच समान दिसणाऱ्या शब्दाचे अर्थ वेगवेगळे असतात. शब्द एक पाठ, शब्द एक पाठ बघा, वेगवेगळे अर्थ. माझी पाठ दुखते आहे, पाठ शरीराचा अवयव. पाठ जो है शरीर का अवयव होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, पाठ मतलब पीठ, यानी आपका जो बैक होता है. माझी पाठ दुखत आहे, पाठ शरीराचा अवयव. दूसरा देखो, हा पाठ अवघड आहे, दूसरा मीनिंग अलग बन रहा है. पाठ मतलब यहाँ पे एक लेसन भी होता है. पाठ यानी लेसन. पाठ पुस्तकातील धड़ा यानी किताब के अंदर का लेसन, उसका मतलब भी पाठ होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है ना. यस, इस तरह से अलग मीनिंग हो जाते हैं. तो स्टूडेंट, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया. आगे का जो व्युत्पत्ति कोश कसा पावा, इसका पार्ट सेकंड आपको कंटिन्यू रहेगा. आप पार्ट सेकंड का लिंक मैं दिया हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए. पार्ट सेकंड में आप कंटिन्यू इस वीडियो को देख सकते हो. तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट. और इस वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. with